70% लोग इस बात से बेखबर हैं कि उनके जिस्म में ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो चुकी है। ऑटो इम्यून होती क्या है? नंबर 1। नंबर 2 पर माइंड से इसका क्या ताल्लुक होता है? नंबर 3 इसके पैदा होने की वजूहात क्या होती हैं? नंबर 4 गट के अंदर से क्या लिंक होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा होने का? नंबर 5 ऑटो इम्यून डिजीज़ बुनियादी तौर पर होती क्या है? सारी चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए एक डीप डाइव की ज़रूरत है। जितना मेरे पास वक्त मौजूद है, उस वक्त के अंदर जितनी डिटेल्स हो सकती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इस बात को याद रखें कि जब भी कोई फ़र्द किसी स्ट्रेस से गुजरता है, नंबर 2 पर जब भी कोई फ़र्द किसी ट्रॉमा से गुजरता है, कोई हादसा हुआ, किसी का कोई प्यारा इंतकाल कर गया, यानी किसी से आप मोहब्बत करते थे, वो चाहे आपकी औलाद हो, कोई शौहर था, उसकी बीवी हो, किसी के माँ बाप हों, कहीं किसी भी कंडीशन में कोई आपका बहुत करीबी इंतकाल कर गया, आपको मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, ऑटो इम्यून पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 पर आपको माली तौर पर बहरान हो गया और माली एतबार से आपको बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए हैं और फाइनेंशियल जो हालत है आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो जाएंगी। और जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से फ़ौरन आपकी गट डिस्टर्ब होती है। और ऑटो इम्यून पैदा होने का सबसे जो गहरा ताल्लुक होता है वो आपकी छोटी आंत के साथ ही होता है। जब भी हम ग़िज़ा खाते हैं सबसे पहले मैदे में जाती है, मैदे में जाने के बाद छोटी आंत में मैदा उसको बेचता है, तो ग़िज़ा का जो जज़्ब करने का जो काम होता है वो सारा छोटी आंत करती है। छोटी आंत से मुराद इसको मामूली ना समझिएगा, छोटी आंत इंतहाई ताकतवर चीज़ है और हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है। और ये जैसे मेरी उंगली है, बस ये इतनी थिकनेस, इसके आगे पीछे इसकी ये थिकनेस होती है। जब भी हम ग़िज़ा खाते हैं और ऑटोइम्यून जो पैदा होती है, उसके पैदा होने के पीछे वजह ये होती है कि हमारी छोटी आंत के अंदर सुराख हो जाते हैं। अगर आप तसव्वुर करना चाहते हैं तो ये उंगली का साइज़ मैंने बताया आपको, इतने साइज़ की, इतनी उसकी थिकनेस यानी इतनी उसकी मोटाई होती है। और उसमें जो सुराख होते हैं वो आपको आंखों से नज़र नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा छोटे जो माइक्रो सुराख होते हैं। वहाँ से क्या होता है, हमारी जो ग़िज़ा हम जितना भी कुछ खाते हैं तो यहाँ पर एक सेल्स का मैकेनिज़्म होता है। सबसे पहले तो छोटी आंत में गट लाइनिंग होती है, आपकी गट लाइनिंग जो होती है वो तबाह होती है। गट लाइनिंग से मुराद क्या है कि यहाँ पर बलगम की एक लेयर और बलगम की एक रतूबत होती है। नंबर 2 पर एक सेल्स का एक निज़ाम होता है। सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ये कपड़ा है तो कपड़ा जो है धागों के ज़रिए से जुड़ा है आपस में। तो यहाँ सुराख हो जाएगा तो हम एक और धागा लेंगे और धागे से उसको रिपेयर करना शुरू करेंगे। इसी तरह से जब भी वहाँ पर म्यूकस जेल ख़त्म होती है तो वहाँ आंत में सुराख होना शुरू होते हैं। सेल्स जो होते हैं उसके जो जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शंस ने आपस में उसको जोड़ा होता है, जैसे कपड़े ने धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। ये जंक्शंस जो होते हैं लूज़ होते हैं। जब ये जंक्शन लूज़ होते हैं, यही लूज़ होना सुराख पैदा करने की अलामत बनता है और वहाँ से ग़िज़ा का जितना भी टॉक्सिन्स था, जितना भी वेस्ट था जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं था, वो सारा का सारा आपका नीचे छोटी आंत से गुजरकर ब्लड वेजल्स में जाकर शामिल होता है, यानी खून में जाकर शामिल होता है। अब जैसे ये खून में शामिल होता है तो 70% अब आते हैं मुदाफ़ाती निज़ाम की तरफ, यानी इम्यूनिटी की तरफ। ऑटो इम्यून, ये इम्यून सिस्टम से मुताल्लिक बीमारी है। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, यानी कि बुनियादी तौर पे जो मुदाफ़ाती निज़ाम आपका होता है इसका काम ये होता है बीमारियों से लड़ना। और 70% जो हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम है वो छोटी आंत के नीचे यहीं पर फिट होता है। बात आप समझ रहे हैं, ये बहुत गहरी बात है। तो मुदाफ़ाती निज़ाम को क्या होता है, ये हिफाजत के लिए, जैसे ही सारा का सारा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आता है, क्योंकि छोटी आंत में सुराख हो गए हैं और वो जो सेल्स का मैकेनिज़्म था, वो उस मैकेनिज़्म में एक दिमाग होता है। दिमाग से मुराद वो ये जज करता है और वो ये देखता है कि कौन सी चीज़ अंदर भेजनी है और कौन सी चीज़ को बाहर भेजना है। तो यहाँ जो सुराख हो गए हैं तो ये सही तौर पर काम नहीं कर पाता अपना, और वहाँ से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपके ब्लड में एंटर करता है। तो यहाँ पर सबसे ख़तरनाक काम होता है कि यहीं से आपके जिस्म में जो बीमारी पैदा होती है उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी कि मुदाफ़ाती निज़ाम फिर क्या करता है, इस टॉक्सिन को मारने के लिए, जो भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और ब्लड के ज़रिए से जिस्म के जिस हिस्से पर भी पहुँचा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और अहम बात, ऑटो इम्यून डिजीज़ जब भी पैदा होती है, या तो वो आर्थराइटिस करेगी, वो जॉइंट में जाकर सारा टॉक्सिन बैठेगा तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जोड़ आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और आपको पेन रहने लगेगा। नंबर 2 पर अगर वो लबलबे पर जाकर अटैक कर दे, यानी कि टॉक्सिन्स अगर लबलबे पर पहुंच गया, तो मुदाफ़ाती निज़ाम खुद ही एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और वही एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म पर जाकर हमलावर होती हैं और वही आपके जिस्म को डैमेज करना शुरू करती हैं। वो जिस्म के कहीं किसी हिस्से पर भी हो सकता है। लबलबे पर गया तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। आँखों पर हमला किया तो आँखों के अंदर ड्राइनेस, आँखों में वर्म, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी। अगर आपके गले के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया
तो फिर आपको थायराइड हो जाएगा। अब वो चाहे उसका काम बढ़ जाए चाहे उसका काम कम हो जाए। दिमाग पर हमला कर दे यानी कि स्काल्प पर हमला कर देगा। स्काल्प पर हमले की वजह से आपके जो बाल हैं जड़ों से निकल जाएंगे, जड़ों समेत ही बाल बाहर आ जाएंगे। समझा इसको कुछ जाएगा, लेकिन बीमारी यहाँ पर ऑटो इम्यून से कनेक्टेड है। इसी तरह से स्किन की बीमारियाँ, क्योंकि ये खून में टॉक्सिन आ चुका है तो अब आपको सोराइसिस होगा और आपको एक्जिमा होगा। इसके अलावा भी जो है आपकी आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, ख़ास तौर पर स्किन के हवाले से। यानी स्किन की जो भी बीमारियाँ आ रही हैं, बहुत गहरा ताल्लुक उसका जो है वो ऑटो इम्यून के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स आ चुके हैं। इसी तरह से जब मुदाफ़ाती निज़ाम आपकी बड़ी आंत पर हमला करता है या फिर आपकी गट हेल्थ के ऊपर ही हमला करता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स वहाँ पर आ चुका है और मुदाफ़ाती निज़ाम ये समझ रहा है कि जो टॉक्सिन आ चुका है इसको मैंने रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के अंदर एक और बहुत अहम बात, जब मुदाफ़ाती निज़ाम जब बहुत सारा टॉक्सिन आता है, जैसे एक मुल्क की एक फ़ौज है उस पर बेतहाशा हमला दूसरा मुल्क कर दे, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो जब समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, ये जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है कहाँ से हो रहा है, किस तरफ से गोलियां चल रही हैं, तो आपने एक जुमला सुना होगा, वो कहते हैं उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। तो यहीं पर मुदाफ़ाती निज़ाम भी जो होता है ये इसको समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन के नतीजे के अंदर ये भी फायरिंग करना शुरू करता है। उस फायरिंग के नतीजे के अंदर आपके जिस्म पर अटैक होता है और आपके जिस्म के ऑर्गन्स जो होते हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं, उनमें बीमारियां पैदा हो जाती है। इसी तरह से जब आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत पर हमला कर दे तो आईबीडी हो जाएगी। यानी कि इस आईबीडी का ताल्लुक ऑटो इम्यून के साथ है। आईबीडी बड़ी आंत के अंदर ज़ख्मों का पैदा हो जाना, इसमें इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाना, जिसे हम कहते हैं यानी क्रॉन्स डिजीज़ हो जाए या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, तो छोटी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाना। इसके अलावा ल्यूपस का हो जाना, एसएलई ल्यूपस का हो जाना, और ल्यूपस के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा आपको सिलिएक का हो जाना कि आपको गंदम भी सूट नहीं करता, आपको जौ भी सूट नहीं करता, यानी कि आपको जो है बुनियादी तौर पर ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की तरफ भी वो चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंडीशंस हो सकती हैं। अब सोराइसिस चाहे आपकी बॉडी में हो जाए चाहे आपके सर में हो जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। या फिर इसके अलावा वो तमाम टाइप्स ऑटो इम्यून की वजह से जो जिस्म में पैदा होती हैं, उसमें एक टाइप आईटीबी भी आ गई है, जिसके अंदर आपके जो यानी कि इंसान के जो होते हैं वो खून के कुछ हिस्से वो गिरना शुरू होते हैं, उनका काउंट जो होता है कम होना शुरू होता है। लेकिन आपको बताया जाता है, अब सबसे ख़तरनाक और अहम बात यह है कि आपको ये बताया जाता है कि आपने इस मुदाफ़ाती निज़ाम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसर लेने हैं। यानी कि मुदाफ़ाती निज़ाम जो बहुत तेज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा हमले करना शुरू कर रहा है, आपने इसे कंट्रोल करना है। याद रखें, जब भी आप इसे कंट्रोल करने की तरफ जाएंगे, जब भी आप उसको अपना काम नहीं करने देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। और जब एग्रेसिव होगा, जहाँ आपने मुदाफ़ाती निज़ाम को सप्रेस करने के लिए वो जो ड्रग्स आप ले रहे थे या जिस भी कंडीशन की जो भी दवा ले रहे थे, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वहीं से ये मुदाफ़ाती निज़ाम आपके जिस्म के ऊपर बहुत तेज़ और बहुत ताकत के साथ और बहुत शिद्दत के साथ ऐसा हमला करेगा कि आप सोच नहीं सकते। उसी वजह से आप देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अचानक से बीमारी बहुत बढ़ती है। ये अचानक से बीमारी बढ़ने की यही वजह होती है, जैसे ही मुदाफ़ाती निज़ाम को मौका मिलता है वैसे ही आपके जिस्म पर हमला कर देता है। तो इसी तरह से एक बहुत अहम बात समझने की ये भी है कि जिस तरह से मिसाल के तौर पे आप एक ऊँट को पालें, ऊँट को आप एक दफ़ा मार दें, रोज़ मारना तो बहुत दूर की बात है, आप उसे एक दफ़ा मार दें, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जिस दिन उस ऊँट को मौका मिलेगा वो दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये पक्की बात है। ऊँट से मिसाल मैंने इसलिए दी कि जिस तरह से ऊँट भूलता नहीं है, इसी तरह से मुदाफ़ाती निज़ाम भी ये ना ही भूलेगा ना ही छोड़ेगा, क्योंकि आप इसके साथ जुल्म कर रहे हैं, आप इसको दबाने के लिए इम्यूनो सप्रेसर देते जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पर कि आप फ़ौरन से इम्यूनो सप्रेसर बंद कर दें, क्योंकि बॉडी के अंदर आप एक केमिकल पैदा कर रहे हैं और मुदाफ़ाती निज़ाम एग्रेसिव हो चुका है। अब यहाँ पर फ़ौरन से अगर आपने इम्यूनो सप्रेसर को बंद कर दिया तो ये आपकी एक गलती होगी, और इस गलती की वजह से फिर आपका मुदाफ़ाती निज़ाम जो होगा वो एग्रेसिव तो पहले ही हो चुका है, अब वो यहाँ पर अटैक कर देगा। तो अब अच्छा, मुदाफ़ाती निज़ाम को जब भी आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो याद रखें, आपको सबसे पहले तो अपने माजी में झांकना होगा कि मुदाफ़ाती निज़ाम पैदा होने के पीछे वजह क्या बनी। आया कि वो कोई मेंटल ट्रॉमा से आप गुजरे थे? अगर तो किसी मेंटल ट्रॉमा से आप गुजरे थे तो ये है इलाज। अब हम जा रहे हैं इलाज की तरफ। तो आपने उन मेमोरीज़ को, वो जो गिल्ट है कि ऐसा करता तो यूँ हो जाता, या फिर किसी का इंतकाल हुआ, या फिर कोई माल में लॉस हो गया, माली एतबार से अभी बैठकर सोचता रहता है, जब तक आप उस चीज़ को सोचना नहीं छोड़ेंगे मुदाफ़ाती निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा और ना ही आपके जिस्म पर हमलों को बंद करेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर तो आपने
आपने जो है इस सोचों को ख़त्म करना है। अगर आपको मेंटल हेल्थ की वजह से ये मसाइल पैदा हुए थे। नंबर 2 पर अगर गट हेल्थ की वजह से ये मसाइल हुए थे कि आप बाहर के खाने खाते हैं, सबसे पहले उन खानों को बंद कर दें। उसके अलावा ये जो आपकी छोटी आंत के अंदर जो सुराख हो गए हैं, इसको रिपेयर करने के लिए आपने जो काम करना है उसका एक बहुत आसान सा हल है। आपने एलोवेरा जेल लेना है। सुबह 10 और 12 के दरमियान और शाम में असर के बाद आपने एलोवेरा जेल का जो गिलू होता है उसे निकालना है। 1 चम्मच छोटा चाय वाला, आधा चम्मच छोटा चाय वाला, 1 चम्मच बड़ा वाला या फिर 2 चम्मच बड़े वाले, ये इसकी खुराक रहेगी। आप इसे लेना शुरू कर दें। आप ये देखेंगे कि आपकी गट के अंदर जो लाइनिंग तबाह हुई थी, जो म्यूकस जेल तबाह हुई थी और उसके तबाह होने की वजह से जो सुराख वहाँ पर पैदा हुए थे, ये सुराख वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। एक और बात बता दूँ, बड़ी आंत के अंदर जब भी, याद रखें, हमारी गट के अंदर 100 ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, वहीं पर बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। इनकी तादाद होती है 100 ट्रिलियन। लेकिन जब इनकी तादाद के अंदर इम्बैलेंस होता है और जो आपका सारा का सारा बैड बैक्टीरिया होता है वो बड़ी आंत में होता है। मसला कब पैदा होता है? जब बड़ी आंत से वो छोटी आंत में सलाहियत इख्तियार करता है। क्योंकि बड़ी आंत का जो बैक्टीरिया है वो बड़ी आंत में ही रहना चाहिए, लेकिन और छोटी आंत का बैक्टीरिया छोटी आंत में रहना चाहिए। जब छोटी आंत का बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया होता है वो मरना शुरू होता है या फिर किसी वजह से वो कमज़ोर होना शुरू होता है, तो बैड बैक्टीरिया यहाँ से वो ट्रैवल करके आपकी छोटी आंत में पहुँचता है और छोटी आंत में पहुँचने के बाद अपनी कॉलोनी को आबाद करना शुरू करता है। यहीं से आपके जिस्म में बीमारियाँ पैदा होती है और यहीं से ये जो बैक्टीरिया होता है यही आपकी गट लाइनिंग को तबाह करना शुरू करता है और यही बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में सुराख करता है और सुराख करने के बाद आपके ब्लड में एंटर हो जाता है। तो यहीं से जो जिस चीज़ यानी यहीं से जो चीज़ पैदा होती है उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ का पैदा होना। और ये जिस्म में कहीं भी जा सकती है और कहीं भी हमला कर सकती है। इसलिए आपने गट लाइनिंग को रिपेयर करना है। नंबर 3 पर यानी नंबर 2 से मुतालिक ये बात है कि बाहर का तमाम खाना आप छोड़ दें और वो चीज़ें भी आप छोड़ दें जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए नुकसान पैदा करती हैं। इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर तो आप गंदम को छोड़ दें। नंबर 2 पर आप दूध से बनी हुई तमाम चीज़ों को छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि ये जो गंदम है इसमें ग्लूटेन है और बुनियादी तौर पर गंदम के अंदर बीटी टॉक्सिन होता है। बीटी टॉक्सिन एक केमिकल होता है, क्योंकि ये जो गंदम आज हम खा रहे हैं ये आज से कई साल पहले नहीं हुआ करती थी। यानी हमारे बड़ों ने, आबा और अजदाद ने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया वो गंदम अलग थी। इस गंदम को तैयार किया गया लैब के अंदर। कुछ लोगों ने सोचा कि इसकी फसल को बेहतर किया जाए। उस फसल को बेहतर करने के लिए उन्होंने इसके अंदर एक टॉक्सिन को मिलाया जिसे हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन। जब भी गंदम की फसल को, यानी कि पहले के दौर में गंदम की फसल तबाह होती थी, उसे कीड़ा लगता था, तो कुछ लोगों ने सोचा कि जी हम इसको बेहतर करते हैं। लेकिन याद रखें मेरी इस बात को, जब भी इंसान किसी चीज़ में हाथ डालता है और कुदरती निज़ाम के साथ जब भी वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, ज़ाहिरी तौर पर और कुछ वक्त के लिए उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वहीं पर वक्त के साथ साथ उसके जो नुकसानात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। इसलिए जो जो भी चीज़ लैब के अंदर तैयार होती है ये आपके जिस्म के लिए कतई ठीक नहीं है और आपके जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदा है। इसलिए गंदम को छोड़ना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या किस चीज़ को इस्तेमाल करें? गंदम का जो अल्टरनेट है वो जौ है, बार्ले को आप इस्तेमाल करें, उसकी रोटी बनाना शुरू करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। एक और चीज़ है, जब भी जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है आपका वो हरकत में आता है, तो यहाँ पर मैं इसके लिए भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसे कंट्रोल करने का एक क्या तरीका है। आपने कद्दू के बीज लेने हैं जिसे हम कहते हैं पम्पकिन सीड। इसका आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, आधा चम्मच यानी टी स्पून या फिर टेबल स्पून, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच आपने सुबह के वक्त में इसका पाउडर कर लें। चाहें तो इसको रात को पानी में भिगो दें, मट्टी का प्याला लें, पानी में से भिगो दें और ओवरनाइट इसको रख दें। ये तरीका भी अच्छा होता है, काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा तरीका ये पानी में मिलाएं और पानी में घोल कर आप उसे पीना शुरू कर दें सुबह के वक्त में खाली पेट। जब फजर की नमाज़ पढ़ लें उस वक्त आपने इसकी खुराक को लेना होगा और इसके 1 या 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना होगा। तो इससे आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है इसके अंदर आपको बेहतरी महसूस होना शुरू होगी। तो मैंने 3 से 4 चीज़ें बताई हैं, मैं दोबारा से दोहराता हूँ। नंबर 1 पर तो अगर आपको ट्रॉमाज आ चुके हैं और कोई भी ट्रॉमा था आप और फिर कोई भी गिल्ट था, जब तक उस चीज़ को आप डिलीट नहीं करेंगे अपने जिस्म से, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसको ख़त्म करने का भी हल बताता हूँ। आपने उस चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ना है और अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ करना है। जब तक आप अपने आप को कोई ज़िंदगी का टारगेट नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ नहीं करेंगे, जब तक ये मसला आपका हल नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात है, बहुत अहम बात अभी मेरे जहन में आई जो कि शुरू में करने की बात थी। जब भी आपके जिस्म के अंदर मुदाफ़ाती निज़ाम हरकत में आता है तो यहाँ पर आप एक जंग में दाखिल हो चुके हैं। और याद रखें,
जंग जीतने के लिए असाब का मजबूत होना ज़रूरी है, जंग जीतने के लिए माइंडसेट का मजबूत होना ज़रूरी है। और आपका माइंडसेट तो तबाह वहीं पर कर दिया जाता है जब आपसे कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही आप ये बात सुनते हैं तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे ही आपका माइंड एक्सेप्ट करता है तो आपका मुदाफ़ाती निज़ाम जो होता है यहाँ पर वो ये समझ लेता है, और आपका जिस्म इस बात को तसव्वुर करता है, ख़ास तौर पर आपका जो माइंड होता है, इसमें ये बात पैदा हो जाती है कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो ये आपकी हार, यही आपको ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी से निकलने नहीं देती है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट जो होगा वो बनाना होगा कि इस बीमारी का इलाज है और इलाज हो सकता है। अगर आपने ये सोच लिया इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो फिर आप कुरान के उस बात से हट जाते हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू, जिसने इस ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने तमाम निज़ाम को बनाया और जो तमाम आलमों का बनाने वाला है, जिसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ें उस पालने वाले के लिए जो तमाम आलमों का पालने वाला है। तो वो आलमों का पालने वाला, वो सब कुछ बनाने वाला, वो बीमारी को वजूद देने वाला, बीमारी जो जिस्म में आ रही है ये कोई ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ आप ही की वजह से हो रही है। एक जाविये से गलती आपकी है, लेकिन बीमारी आने के पीछे अल्लाह जल्ले शानहू का अमर है। जब भी लुक़मा इंसान के मुंह में जाता है, ये लुक़मा इसके मुंह में जाते ही अल्लाह जल्ले शानहू से मुखातिब होकर पूछता है कि ए अल्लाह, मैं इसके लिए बीमारी बनूँ या शिफा बनूँ। इसलिए इस बात को बिलीव करें, इस बात का यकीन करें कि जो भी कुछ खाते हैं महज अल्लाह के अमर से शिफा या फिर नुकसान का ज़रिया बनता है। अच्छा, अब ये जो क्रिएटर है आपका बनाने वाला, जिसने इस जिस्म को डिज़ाइन किया है, ये बताता है कुरान के अंदर, जिसका मफ़हूम यूँ है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। ये ज़रूर है कि अभी तक इलाज हमने तलाश नहीं किया, ये ज़रूर है कि इंसान के रिसर्च के अंदर कोताही है, और ये भी ज़रूर है कि इसने उस इल्म को चैलेंज कर दिया, इल्म तिब जो अल्लाह जल्ल शानहू ने नबियों के ज़रिए से उतार के भेजा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस इल्म की कोई हैसियत नहीं है, और इस इल्म के मुताबिक काम करने वाले लोगों की भी कोई हैसियत नहीं है, और उन्हें बेतहाशा जलील भी किया जाता है। और बहुत दुख होता है मुझे कि वो लोग जिन पर अल्लाह जल्ल शानहू ने इल्म तिब को उतारा, और इल्म तिब जो है ये नबियों से आ रहा है, और इसका बनाने वाला यानी डिज़ाइन जिसने किया है, डिज़ाइनर ने इस इल्म को उतार दिया कि जो जिस्म है, इसका जो मैकेनिज़्म है, इसका जो निज़ाम है, ये किस तरीके से चलना है, इसका इलाज कैसे होना है। तो जिन लोगों पर इलाज खुला, उन लोगों की हमारे माशरे में कदर नहीं है। जब आप कदर नहीं करते हैं तो इल्म उठ जाता है। इल्म अल्लाह जल्ल शानहू की अता है, और इल्म जो है अल्लाह की तरफ से आता है। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को बनाकर इस इल्म को भी उतारा कि इलाज कैसे होना है। तो फिर इसलिए उन्हीं तालीमात की रोशनी के अंदर इस बात को खूब समझ लें कि बनाने वाला ये कहता है कि हर बीमारी का इलाज है। तो ये मैंने आपके माइंडसेट को ज़रा सा झटका देने के लिए, जिस बात का आप यकीन कर चुके हैं उस यकीन से हटाने के लिए मैंने आपसे कुछ बात की, जबकि इसमें बहुत लंबी और तवील बात हो सकती है। उसके अलावा नंबर एक पर तो आप जंग में दाखिल हो चुके हैं। जंग जो है जीती जाती है मजबूत असाब के साथ, जीती जाती है मजबूत फ़ैसलों के साथ, मजबूत इरादों के साथ। इसलिए जो आप इस जंग में दाखिल हो चुके हैं, सबसे पहले आपने अपने दिमाग को मजबूत करके ये सिग्नल पहुंचाने होंगे कि ये बीमारी काबिल इलाज है। और अल्लाह जल्ल शानहू का यकीन जैसे ही आपके दिल में उतरेगा, तो दिल और दिमाग का एक कनेक्शन बनेगा। जैसे इन दोनों का कनेक्शन बनेगा, यहाँ पर यकीन भी आ गया, यहाँ पर आपका दिमाग भी साथ में जुड़ गया। नंबर 3 पर अब यहाँ पर आपकी जो गट है ये भी मानना शुरू कर देगी। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो नंबर 1 पर आपने क्या करना है, माइंडसेट को बनाना है। नंबर 2 पर आपने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इस बात पर एग्री करना है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। और जंग जीतने के लिए, जैसा मैं सारी बात पहले बता चुका हूँ, मजबूत दिमाग का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 3 पर बाहर का सारा खाना बंद करना है। नंबर 4 पर आपने गंदम और ग्लूटेन को बंद करना है। नंबर 5 पर दूध को बंद करना है, क्योंकि दूध इन्फ्लेमेशन पैदा करने का ज़रिया बनता है। जो दूध आज हम पी रहे हैं इसमें ऑक्सीटोसिन यानी कि इसको जो इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन का इसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे माशरे के अंदर, इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं, इनको बंद करें। जब इनको बंद करके अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस किस्म की भी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, ऑटो इम्यून से रिलेटेड, वो बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से आपको सेहत मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, जबकि ये बहुत डिटेल मौजू है। मैंने कोशिश ये की है जितना ज़्यादा मैं आपको समझा सका मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास वक्त ज़रा कम है, कंसल्टेशन टाइम मेरे फिक्स हैं, और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। उन नोटिफिकेशन से मेरा माइंड मुस्तकिल डिस्ट्रैक्ट रहा, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई वीडियो रिकॉर्ड करने में। वाईफाई बंद नहीं हो सका। बहरहाल, तो इन तमाम चीज़ों पर अमल करें। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं
तो फिर जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कमेंट कर दें। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द उसका जवाब दे सकूँ या फिर उससे मुतालिक कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ।